हेलो नमस्कार सभी को। तो कुछ दिन के बाद फिर से मैं मेरे अपने विषय इतिहास का एक टॉपिक को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या 200 पार कर चुकी है और इस समय मेरे चैनल में व्यूअर्स लगभग 3000 है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं काफ़ी खुशी हूँ, मैं काफ़ी आनंदित हूँ। तो ये सभी आप लोगों के कारण हो पाया है, इसलिए आप लोगों ने मेरे हौसला को और अफ़ज़ा ही करने का काम किया है। इसलिए मेरे मन में अब काम करने की जो सोच है वो पूरी तरह से बन चुकी है और मैं आए दिनों में मैं अच्छी तरह से अपने इस चैनल के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूँ। और विशेषकर मैं अपने इस चैनल में पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं। हिंदी मीडियम के छात्र जिनको पढ़ने के लिए उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे अच्छे पुस्तक उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैंने सोचा और यूट्यूब में मैंने बहुत दिन तक मैंने खोजने का कोशिश किया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन टीचर्स की सुविधा है कि नहीं है। तो मुझे अन्य भाषा में मिला, लेकिन हिंदी वर्सन के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस प्रकार के कोई फैकल्टीज़ नहीं मिले। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो ज्ञान है, मैंने अपना जो अनुभव अपने विषय में मैंने प्राप्त किया है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को प्रदान करूं। तो इस उद्देश्य से मैं अब काम करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। तो मेरा हौसला जितना आप लोग अफ़ज़ा ही करोगे उतना मुझे काम करने में मज़ा आएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो आज का विषय है अंग्रेजी शासनकाल में एडुकेशन या शिक्षा का प्रचार प्रसार किस तरह से होता है, अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल में भारत में अंग्रेज़ों ने शिक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की। इस विषय के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप लोग जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो 1600 से लेके 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मनमाने ढंग से भारत में व्यापार कर रही थी। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होती है। यह एक ऐसा कानून था जिस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंग्लैंड की सरकार ने एक नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्वेच्छा से क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। और ये बात भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने प्रारंभिक पड़ाव पर शिक्षा के लिए कोई उपयुक्त कार्य नहीं किया, क्योंकि शुरुआत में प्रारंभिक समय में ये अपने राजनीतिक गतिविधियों पर या अपने जड़ को मजबूत करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन बाद में जाकर जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को या अंग्रेजी कंपनी को इस बात का एहसास हुआ कि भारत अब उनका साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो अब भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम करना भी उनकी एक जिम्मेदारी बन जाता है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत के शिक्षा के क्षेत्र में अब इंटरेस्ट देना शुरू किया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती समय में शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया या कोई इंटरेस्ट ही उन लोगों ने नहीं दिखाया। लेकिन बाद में जाके अब जब उन लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब भारत के हर क्षेत्र में अब उन्नति लाना, भारत के हर क्षेत्र में विकास को लाना उनका एक शासन का ही एक हिस्सा है, तब उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अब काम करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा के किस प्रकार के प्रारूप को तैयार किया, शिक्षा के लिए किस प्रकार की बुनियादी व्यवस्था उन लोगों ने की। तो मेरे प्यारे छात्र, मेरे जितने भी फैंस हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी लाइन चली गई, सॉरी इसके लिए, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं अपने इस क्लास को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी जो फेस है आप तक दिखाई दे रही है, मेरे जो साउंड है वो आप तक पहुँच रहे हैं। और बीच में लाइन चली गई, बिजली चली गई, जिसके कारण असुविधा हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हौसला बुलंद हो तो हमारे काम को कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा मुझे विश्वास है
इसलिए मैं ऐसी स्थिति में मैं अपने वीडियो को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ पे योर अटेंशन हियर। तो ब्रिटिश ने प्रारंभिक तौर पर उन्होंने हमारे देश में हमारी देश की जो परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम लोग प्राच्य शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो प्राच्य शिक्षा प्रणाली या भारत की एक ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली है, उसी के आधार पर शिक्षा देने का काम किया। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश ने एजुकेशन के क्षेत्र में शुरुआत में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का कोशिश नहीं किया। तो अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश ने हमारे देश में संस्कृत कॉलेज, देसी स्कूल, देसी पाठशाला आदि की व्यवस्था की। कुछ ऐसे ब्रिटिश थे जो ये सोचते थे कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा प्रणाली से ही शिक्षा देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रिटिश के मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति थी या ब्रिटिश ऐसा चाहते थे कि भारत के लोगों को भारतीय प्रणाली से ही शिक्षा दिया जाए। तो भारतीयों को भारतीय प्रणाली से शिक्षा देने के पीछे ब्रिटिश का कुछ दूसरा ही इरादा था। वे चाहते थे कि वे सारे लोग जो यूरोप के थे, जो इंग्लैंड के थे, जो भारत में सेटल्ड हो चुके थे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे हाई लेवल का कोई ऑफिसर्स हो, ऐसे लोगों को भारत की शिक्षा प्रणाली से, भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से रूबरू कराने के लिए, उन्हें परिचित कराने के लिए भारत के लोगों को भारतीय प्रणाली से शिक्षा देने का काम किया। जैसे कि 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करना, और कलकत्ता मदरसा की स्थापना करके इस मदरसा में विशेषकर अरबी भाषा और फ़ारसी भाषा या उसकी संस्कृति को यहाँ पर महत्व देने की कोशिश की गई। तो ये जो व्यवस्था है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली से या भारतीय शिक्षा प्रणाली से भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षा देने के ये समर्थक थे। तो उसी तरह से 1791 ईस्वी में जोनाथन डनकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो ये संस्कृत शब्द सुन के आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस बनारस संस्कृत कॉलेज में संस्कृत को प्रमोट करने का कोशिश किया गया। और उस समय उन दिनों बनारस संस्कृत कॉलेज को भारत का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, अर्थात बहुत ही उत्कृष्ट या उच्च किस्म की शिक्षा उस समय दी जाती है। और आज भी बनारस भारत के शिक्षा के क्षेत्र में या विद्यार्थियों को शिक्षा देने के क्षेत्र में आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रस्तुत कर रही है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डनकन ने की। उसी तरह से 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये जितने भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, विशेषकर उन बच्चों को जो क्लास 10 में, 12 में या कॉलेज में, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी है जो डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं या बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी ये जो पॉइंट्स है, ये जो बातें हैं, काफ़ी उपयोगी है। इसलिए आप लोग भी इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। ये हो सके तो आप अपने नोट्स, अपनी कॉपी में आप लोग इस तरह की बातों को आप नोट्स कर सकते हो। ये परीक्षा के दिनों में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की कि ब्रिटिश भी भारत के लोगों को भारतीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करके ब्रिटिश के लोगों ने भारतीयों के प्रति प्रेम या भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रस्तुत करने की कोशिश की। ऐसा करने के पीछे ब्रिटिश का अपना ही मंशा था, क्योंकि ब्रिटिश ये सोचते थे जिस देश में ब्रिटिश के लोग शासन करना चाहते हैं या ब्रिटिश रहना चाहते हैं, तो ऐसे शासक वर्गों को भारत की संस्कृति और सभ्यता से चिर परिचित होना अत्यंत ही आवश्यक था। तो अपने इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन लोगों ने भारतीयों को भारतीय प्रणाली से शिक्षा देना उचित समझा। और कुछ ऐसे इतिहासकार भी थे, अंग्रेजी इतिहासकार और ऐसे शिक्षाविद भी थे, जिनका कहना है ब्रिटिश ने ऐसा इसलिए किया होगा, हो सकता है ब्रिटिश ये सोचते थे कि भारतीयों को अगर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से शिक्षा दिया जाए तो हो सकता है भारत के लोग आए दिनों में काफ़ी बुद्धिजीवी या ज्ञानी विद्वान हो जाएंगे और ब्रिटिश को शासन करने में असुविधा हो, है ना। इस
सोच के कारण भी शायद अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को शायद वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दिया होगा, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार इस बात को कहते हैं। तो इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच में एक विरोधाभासपूर्ण की स्थिति उत्पन्न है। तो इस तरह से 1781 तक अंग्रेज़ों ने भारत में भारतीय प्रणाली से शिक्षा देने की कोशिश की। लेकिन बाद में जाकर जब 19वीं शताब्दी का शुरुआत होता है, तो विशेषकर जब चार्टर एक्ट 1813 जब भारत में पारित होती है, तो उसके बाद भारत में शिक्षा देने की जो प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। और भारत के इतिहास में ये जो समय था, ये कड़ी थी, ये समय काल था, उसको एक प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1813 से पहले भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली से या भारतीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन अचानक 1813 के चार्टर एक्ट लागू होने के पश्चात अब भारत में अब एक पाश्चात्य शिक्षा विद्यार्थियों को देने के क्रम में अब विचार आने लगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश शिक्षाविद थे, जो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने के पक्षधर थे। तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, जो भारतीयों को भारतीय प्रणाली से शिक्षा देना चाहते थे। तो इस प्रकार भारत में शिक्षा को लेकर अब एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति, एक मतभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जाना जाता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष परिवर्तन लाने का काम किया, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट से पहले इंग्लैंड के सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसके ऊपर ये दबाव डाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया पैसा खर्च करे। तो ये भारत के शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि 1 लाख रुपया आज के समय में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपया ये काफ़ी बड़ी रकम थी। तो इस तरह से अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश का जो भारत में शिक्षा को लेकर जो झुकाव थी, वो प्राच्य ना होकर, भारतीय शिक्षा प्रणाली ना होकर, अब वो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये बात सुनिश्चित की जाती है कि अब ब्रिटिश का भारत में शिक्षा का मूल उद्देश्य वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना होगा, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो बहुत सारे तकनीकी शिक्षा को लेकर हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कोई ड्रामा हो, जो कि साहित्य के अंतर्गत ही आती है। तो अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश का मकसद भारत में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश शिक्षा और ब्रिटिश साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होता है। तो आगे जाकर आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने को मिलेगा, और वो है भारत में मैकाले, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक सदस्य था, एक महत्वपूर्ण सदस्य था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य था। तो भारत में इस प्रकार शिक्षा को लेकर जब प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विदों के बीच में जब विरोधाभासपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तो इंग्लैंड के सरकार ने लॉर्ड मैकाले को अब ये कार्यभार सौंप दिया कि किस प्रकार की शिक्षा भारत में लाया जाए। तो अब लॉर्ड मैकाले ने अब भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करने के पश्चात, भारत के शिक्षाविदों के साथ चर्चा परिचर्चा करने के पश्चात उसने अपना विचार को प्रस्तुत किया। और ये जो विचार था, ये 1835 में उसने प्रस्तुत किया था, और इस विचार को मैकाले विवरण पत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। तो मैकाले ने जो भारत के शिक्षा के क्षेत्र में जो विचार दिया, वो पूरी तरह से एक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी, अर्थात इंग्लिश एजुकेशन था। और उसने अपने विचार को उसने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया कि वो भारत में क्यों इंग्लिश एजुकेशन को लाना चाहता है। एक विशेष समारोह पर पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश सांसदों के सामने, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष उसने अपना विचार को प्रस्तुत किया। उसने कहा कि मैं एक भारत का निर्माण करना चाहता हूँ, जो देखने में और खून से तो भारतीय हो, लेकिन विचार से अंग्रेजी हो। अर्थात उसके इन बातों से, उसके इस
कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि वो लॉर्ड मैकाले भारत के लोगों के मानसिक विचारधाराओं पर वो अपना शासन करना चाहता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि जब तक भारत के लोगों को वैचारिक रूप से गुलाम न बनाया जाए, भारत को अस्थायी रूप से गुलाम बनाना संभव नहीं है। इसलिए हालांकि भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज का गुलाम हो चुका था, लेकिन मानसिक परिप्रेक्ष्य से भी भारत को ब्रिटिश का गुलाम बनाने के लिए उसने भारत में वेस्टर्न एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा को लाना उचित समझा और उसने अपने विचारों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष उसने रखा। केवल विचारों को नहीं रखा, बल्कि उसके पीछे उसका क्या मंशा है। जब उसने अपने अपने उद्देश्य को, अपने मंशा को इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जब उसने रखा, तो इंग्लैंड की सरकार ने अब उसकी विचारधारा को एक मूर्त रूप देने के लिए उसने ब्रिटिश सरकार ने एक हरी झंडी दिखाई। उसके पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा। इसलिए आप लोगों से कई अवसरों पर आप लोग को ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो कौन है। तो ऐसे समय में आप लोगों को ये ज़रूर कहना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले था। तो इस प्रकार से मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार ब्रिटिश शासन काल में कैसे हुआ, मैं उसे अपने एक वीडियो में मैं पूरा करूं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि 16 मिनट कंप्लीट हो चुका है और मुझे मालूम है कि लोग वीडियो को लंबे समय तक देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और मैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आगे बताना चाहता हूं कि 1835 से लेके 1850 या 54 तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किस तरह से होता है। मैं नियमित रूप से मैं आप लोगों को अपने दूसरे क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। आप मेरे इस क्लास में आपको बताए गए बातों को आप ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। हो सके तो अपने कॉपी में आप नोट कीजिएगा, या आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और क्लास 10 मार्क्स और 12 मार्क्स के जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने में आप लोगों के लिए, वो छोटे छोटे जो प्रश्न, जो संक्षिप्त प्रश्न है, उसका जवाब देने में भी आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।